गुड मॉर्निंग। आज मैं माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो घूर्णन ऊर्जा स्तर है, अनुमत घूर्णन ऊर्जा स्तर है, उसे हम दर्शाते हैं और उन घूर्णन ऊर्जा स्तर में अणु के संक्रमण के फलस्वरूप किस प्रकार से हमें घूर्णन स्पेक्ट्रा माइक्रोवेव रीजन में प्राप्त होता है। अब जो फॉर्मूला था आपका घूर्णन ऊर्जा स्तर का, यानी किसका फॉर्मूला था ये? घूर्णन ऊर्जा स्तर का, अनुमत घूर्णन ऊर्जा स्तर। मैं इधर की तरफ लिख देता हूँ, घूर्णन अनुमत घूर्णन ऊर्जा स्तर। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला था ये वाला Bj इंटू J+1, और जब इसमें आप मान रखते थे, वैल्यू रखते थे, किसकी वैल्यू रखते थे? 0, 1, 2, 3 की, तो हमें इस प्रकार से ये घूर्णन ऊर्जा स्तर प्राप्त हो रहे हैं। मैं एक बार रफ बना रहा हूँ इस तरह से, ये 1 हो गया, इसी प्रकार से ये 2 हो गया, इस प्रकार से 3 पर हो गया, और ये 4 पर हमने ये बता दिया। और ये जो वैल्यू है हम कौन सी बता रहे हैं यहाँ पर इसकी, तो ये 0 आएगी, फिर यहाँ पर हम रखेंगे तो कितनी आएगी? 2B। 1 जब रखा हमने तो ये 2B हो गई, 3 रखा तो हमने कितना आ गए, सॉरी 2 रखा तो कितना आ गया यहाँ पर? 2 + 1 यानी 6B हो गया, और फिर 6B के बाद 12B, 12B के बाद 20B। इस प्रकार से हमें ये अनुमत घूर्णन ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। अणु जो होता है वो माइक्रोवेव रीजन से जो ऊर्जा का है अवशोषण करता है, और वो डिफरेंट प्रकार से, इस प्रकार से ये रोटेशनल संक्रमण दर्शाता है। यानी कि ये हमने अभी क्या दिखाया है, हम लिखेंगे अनुमत घूर्णन ऊर्जा स्तर और अणु में संक्रमण। किसमें हुआ ये जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है उसमें अणु का एक स्तर से दूसरे स्तर में संक्रमण हुआ है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। अब जब ये अणु में संक्रमण होता है तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पर स्पेक्ट्रा मिलता है। तो मैं स्पेक्ट्रा यहाँ पर ही बताता हूँ, इसमें ये रहा स्पेक्ट्रा। तो जब 0 से 1 हुआ तो हमें स्पेक्ट्रा कितने पर मिला? 0 से 1 पर 2B पर मिला। मैंने कहा था दोनों के अंतर के बराबर, जो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, J से J+1 यानी दोनों के ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा, J+1 से J, और यानी यहाँ पर हमने कह दिया 2B J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। चाहे तो हम इसमें वैल्यू रख के भी देख सकते हैं कि 0 से जब 1 हुआ तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 रखा तो 0 से 1 पर हमें कितने पर प्राप्त हुआ स्पेक्ट्रा? 2B पर, स्पेक्ट्रल रेखा 2B पर प्राप्त हुई। अब जब 1 रखा है यहाँ पर, ये रहा 1 रखा, यानी 1 से 2 की ओर, तो हमें कितने पर प्राप्त हो गई? यहाँ अंतर भी देख सकते हैं 4B पर, यानी 4B, 0 से 2B, और ये हो गया 4B। अब 2B से यहाँ पर ये 6B की ओर गया, 4B हो गया, 6B से 12B पर, तो हमारे कितना अंतर हो गया इसमें? ये दोनों का ये हो गया आपके 6B पर। अब 12B से 20B गया तो कितने पर आ गया? 8B पर। इसी प्रकार से हम आगे भी बता सकते हैं, आगे कितने पर आ जाएगा? 10B पर। ऐसे ही इसी प्रकार से कंटिन्यूएशन पे चलता रहेगा। तो हम देखेंगे जो स्पेक्ट्रल रेखा है ये कौन सा हो गया? घूर्णन स्पेक्ट्रा। तो इस स्पेक्ट्रल रेखा में जो अंतर हम देख रहे हैं वो सब में 2B का अंतर है। ये इस प्रकार से 2B का अंतर। तो इस प्रकार से ये घूर्णन ऊर्जा स्तर है, ये उसमें अणु का संक्रमण है, और उस संक्रमण के फलस्वरूप ये घूर्णन स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त हो रहा है। अब घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त होने के लिए कुछ शर्त का पालन अवश्य होना चाहिए। पहला तो ये कि अणु द्वारा चयन नियम का पालन करना चाहिए। चयन नियम यानी सिलेक्शन रूल का पालन होना चाहिए। सिलेक्शन रूल किसके बराबर होता है? डेल J बराबर ±1। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि अणु का संक्रमण अपने केवल पड़ोसी ऊर्जा स्तर की ओर ही हो सकता है। यानी कि अणु जो है वो J बराबर 0 से J बराबर 1, J बराबर 1 से 2, 2 से 3 यही संक्रमण दिखाएगा, ना कि J बराबर 0 से J बराबर 2 या J बराबर 2 से J बराबर 4। इस प्रकार का संक्रमण अलाउड नहीं है, अनुमत नहीं है। यानी सिलेक्शन नियम के अनुसार ट्रांजिशन या संक्रमण उसी स्थिति में माइक्रोवेव एक्टिव होगा जबकि वो क्या हो रहा हो? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी इस नियम का पालन कर रहा हो, अपने पड़ोसी ऊर्जा स्तर की ओर हो, ना कि एक छोड़कर आगे की तरफ। यानी ये संक्रमण तो अलाउड है, लेकिन ये संक्रमण अलाउड नहीं है, ये इस तरह से अलाउड नहीं है।
तो ये तो हुआ पहला। दूसरा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, यानी डाइपोल मूवमेंट उसमें उपस्थित होना चाहिए। अगर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है तो ही वो क्या करेगा, माइक्रोवेव एक्टिव होगा और माइक्रोवेव रीजन में स्पेक्ट्रा प्रदान करेगा। तो अब जैसे H2 है, Cl2 है, ये माइक्रोवेव असक्रिय है, इनएक्टिव है, जबकि अगर आपने ले लिया मान लो CH3Cl है, HCl है, ये माइक्रोवेव एक्टिव है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और तीसरा जो रेखिक अणु के लिए लेते हैं कि रेखिक अणु के लिए अलोंग द एक्सिस रोटेशन, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अक्ष के सापेक्ष रोटेशन जो है, यानी अलोंग द एक्सिस रोटेशन, ये वाला रोटेशन, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें अणु एटम की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। तो IA जो होता है वो 0 होता है। हमें लिखना कौन सा पड़ेगा, केवल जो I का मान है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB अथवा IC ही होना चाहिए। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने आपको ये बताया था, ये जो मान होता है H/8π² IC J+1 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर है। अगर मान लो मैं ये IA का मान, ये इसी को तो B बोला था, अगर ये मैं IA का मान जो है वो यहाँ रख दूँ तो IA का मान कितना है, हमारे पास 0, यानी नेग्लिजिबल है, क्योंकि उसमें एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो रही कुछ भी, तो वो रोटेशन ही नहीं है। डाइपोल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो IA बराबर हमने अगर 0 रख दिया तो आपके पास उस समय B का मान क्या हो जाएगा, B का मान आपके पास हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी ये जो मान हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी अत्यधिक हो जाएगा। तो अत्यधिक होने से क्या होगा, ये एनर्जी जो पहले से दूसरे में, यानी 0 और 2B, जो दूसरा ऊर्जा स्तर होगा तो इनफाइनाइट पर प्राप्त होगा। तो अणु के पास इस स्थिति में संक्रमण के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती, यानी 0 से 2B मतलब इनफाइनाइट में संक्रमण के लिए ऊर्जा उसमें अणु को प्राप्त नहीं होती, इसलिए वो इस प्रकार का संक्रमण नहीं दर्शा पाता। अब मैं इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। ये मैंने लिखा है स्पेक्ट्रोमीटर 60 से 90 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में कार्यरत है, और HI के लिए जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा है वो हमें ये प्राप्त हो रहे हैं। तो हमसे पूछा, और ये एटॉमिक मास दिया हुआ है H का 1.63 10⁻⁻27 kg, और ये हमें प्राप्त हुआ है I, यानी कि I का मान है, I के एटॉमिक मास का मान 210.7 10⁻⁻27 kg। ये स्पेक्ट्रल लाइन हमें प्राप्त हुई है। और हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा रोटेशनल कांस्टेंट यानी B, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस R और J का मान प्रथम संक्रमण के लिए। यूं लगने में ये मुश्किल है, लेकिन आप देखें बहुत सिंपल पैटर्न है। अब ये जो वैल्यू दी है स्पेक्ट्रल लाइन, तो हमें इसे कौन सी लाइन मानेंगे। हमने देखा था जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें प्राप्त होती है, जैसे 0 से 1 है तो हमें कितने पर प्राप्त होती थी, 2B पर। 1 से 2 है तो हमें कितने पर प्राप्त होती थी, 4B पर, दो का अंतर था। 2 से 3 है तो वो कितने पर प्राप्त होती थी, 6B पर। 3 से 4 है तो वो हमें प्राप्त होती थी 8B पर। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन हमें प्राप्त हो रही है। हमें ये नहीं पता ये 2B है, 4B है, 6B है, 8B है, 10B है, हमें ये नहीं पता। तो हम उसको किसके बराबर माने, हम देख रहे हैं सभी में अंतर कितना है, 2B का। तो यानी अगर इन दोनों का अंतर मैं देखूं तो वो किसके बराबर होगा, वो 2B के बराबर होगा। ऐसे ही ये भी इन दोनों का अंतर देखूं तो वो भी किसके बराबर होगा, 2B के बराबर होगा। तो हम जब इसकी वैल्यू निकालते हैं 2B की, इसको इसमें से हटाकर, तो ये हमारे पास आता है 12.855 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको इसमें से घटा दिया, ऐसे इसको इसमें से घटा दिया, तो दोनों की दोनों वैल्यू कितनी आती है, ये लगभग 12.855 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इससे हमें किसका मान प्राप्त हो गया, B का मान प्राप्त हो गया, ये रहा B का। अब बात आती है I का मान। I का मान कैसे ज्ञात करेंगे। I बराबर हमें पता है, पहले हम देखते हैं B बराबर हमें पता है H/8π² IC है।
अब I का मान किसके बराबर हो जाएगा? h/8π², ये रहा h/8π² BC। हमें पता है h का मान जो है वो 6.6 10⁻³ जूल सेकेंड, यानी ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट। C3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। B का मान ये निकला, पाई का 3.14 और 8। इस प्रकार से हमने I का मान भी ज्ञात कर लिया। तो B भी ज्ञात हो गया, I भी ज्ञात हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? हमें R ज्ञात करना है। तो I बराबर हमें पता है किसके होता है? μr²। और म्यू किसके बराबर होगा? m1 m2 m1 + m2 और r²। तो I हमें ज्ञात हो गया। m1 कौन सा हो गया? जो हाइड्रोजन के लिए है। और m2 कौन सा हो गया? जो आयोडीन के लिए है। ये मान यहाँ रख देंगे, यानी ये वाला मान और ये वाला मान, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। ये मान रखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास रिड्यूस मास आ जाएगा। I हमें ज्ञात ही है, तो r² है, फिर r का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें इसमें ज्ञात करना है प्रथम संक्रमण के लिए J का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें लिखा है J प्रथम संक्रमण के लिए ज्ञात करना है। प्रथम संक्रमण मतलब यानी ये जो हमें स्पेक्ट्रल रेखा प्राप्त हुई है, ये इस प्रकार का। अब J बराबर 0 से 1 के लिए नहीं कह रहा, यानी कि 0 से 1 पे तो हमें पता ही है 2B पर प्राप्त होगा, और 2B तो इनके बीच का सेपरेशन है, वही वैल्यू है इसकी। लेकिन यहाँ बोला कि जो प्रथम जो स्पेक्ट्रल रेखा प्राप्त हो रही है, यानी क्वेश्चन यूँ होना चाहिए कि एक तरह से प्रथम स्पेक्ट्रल रेखा के लिए, तो जो ये जो है वैल्यू, वो उसमें J का मान क्या होगा, यानी कौन से J से संक्रमण के फलस्वरूप ये स्पेक्ट्रल रेखा प्राप्त हो रही है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे पास है J से J+1 अगर ट्रांजिशन हो रहा है, तो हमें स्पेक्ट्रल रेखा कितने पर प्राप्त होती है? J से J+1 में वो होती है 2BJ+1। और अब इसको किसके बराबर रख देंगे? इसको रख देंगे 64.275 के। तो हमें पता है B का मान हमें ज्ञात ही है, J का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। B का मान तो हमने पहले ज्ञात कर ही लिया, B का मान ज्ञात यानी 2B हमें ज्ञात एक तरह से, तो J का मान ज्ञात हो जाएगा। तो वो यहाँ पर एक तरह से हो गया, जो भी वैल्यू आएगी हम उसके आधार पर कह देंगे कि इतने से इतने पर उसका संक्रमण हो रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे।